हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में, यानी उन ऑफेंसेस के बारे में जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में, जो दिया गया है चैप्टर नंबर 9 में, और सेक्शंस हैं 169 से लेके 177 तक। तो आज की वीडियो में हम ये सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको BNS के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 169 की, जो सबसे पहले इसमें दिया गया है और किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। ये डिफ़ाइन कर रहा है अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार को, यानी कैंडिडेट कौन है और इलेक्टोरल राइट किसे कहते हैं। ये इन दो चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। सबसे पहला जो इस चैप्टर का सेक्शन है वो डेफिनेशन से शुरू होता है। तो अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट आप किसे कहोगे कि हमें बताता है। तो कैंडिडेट वही व्यक्ति होता है जो चुनाव में अभ्यर्थी के लिए नाम निर्दिष्ट हो, यानी जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया हो, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट। यानी इसके अंदर वो व्यक्ति आता है जो किसी चुनाव में कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किया गया हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है निर्वाचन अधिकार, यानी कि इलेक्टोरल राइट। जो इलेक्टोरल राइट होता है, जो निर्वाचन अधिकार होता है, उसको क्या कहेंगे हम इस सेक्शन के हिसाब से। तो इसमें देखो दो चीज़ें दी गई हैं। किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या ना होने, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैंडिडेट होने से अपना नाम वापस ले रहा है, या वोट देने या ना देने का जिसके पास अधिकार है, उसी को हम कहेंगे कि उसके पास इलेक्टोरल राइट होता है। तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें आप देख रहे हो, इसमें क्या है, ऐड की गई हैं। चाहो तो पॉइंट वाइज भी आप इसको लिख सकते हो कि किसी भी इलेक्शन में जो कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैंडिडेट होने से अपना नाम वापस ले रहा है, या वोट देने या ना देने का जिसके पास राइट है, उसी को हम कहेंगे कि इसके पास निर्वाचन अधिकार है। तो सेक्शन 169 क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ आपको बस ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। एग्जाम में कुछ इतना ज़्यादा यहाँ से डिटेल में आता नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 170, जो ब्राइबरी को यानी कि रिश्वत को डिफाइन करता है। इसमें बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सेक्शन 170 कहता है कि जो कोई, अब देखो सबसे पहले इसमें जब आप बेयर एक्ट में देखोगे कि जो कोई वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है, यानी ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, कि वह उस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे। मतलब सामने वाला अपने किसी इलेक्टोरल राइट का, जैसे किसी को वोट देने का है ना, वो अपनी इस चीज़ का प्रयोग करने के लिए उकसा रहा है, सामने वाले को उत्प्रेरित कर रहा है, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम देता है कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है ना। कोई किसी ने वोट डाल दिया किसी के पक्ष में, और सामने वाला क्योंकि उसने उसके पक्ष में वोट डाला है इसलिए उसको इनाम दे रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है, या स्वयं अपने लिए या किसी और व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी राइट के प्रयोग लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उसका प्रयत्न करने के लिए इनाम को स्वीकार करता है ना। कोई सामने वाला गिफ्ट दे रहा है, ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को या तो अपने पक्ष में या किसी और के पक्ष में अपने इलेक्टोरल राइट का, अपने निर्वाचन अधिकार का वोट डालने के लिए क्या कर रहे हैं, इनाम दे रहा है, उसको उत्प्रेरित कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पे देखो अटेम्प्ट की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्प्रेरित करने की बात हो रही है। अगर कोई इसका प्रयत्न भी करता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप रिश्वत नहीं कहोगे, ठीक है ना। जैसे लोक नीति की घोषणा, कोई पब्लिक पॉलिसी है, अगर कोई इस पब्लिक पॉलिसी को डिक्लेयर करता है तो उसको हम ब्राइबरी नहीं मानेंगे, उसको हम रिश्वत नहीं मानेंगे। पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर करने में, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रोज़गार देने की बात करती है या कोई स्कीम निकालती है, तो वो इस सेक्शन 170 के अंदर उसको आप रिश्वत नहीं कहोगे। यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी को इस चीज़ से बाहर रखा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी बेसिकली चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे होते हैं कि वो क्या क्या स्कीम लाएंगे। तो वो चीज़ें आपकी पब्लिक पॉलिसी के अंदर आ गई, उसको आप रिश्वत की कैटेगरी में नहीं डालोगे।
अब इसमें एक और पॉइंट है, नीचे की तरफ जब हम चलेंगे सबसेक्शन 2 में, तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति परितोषण देने का प्रस्ताव करता है, मतलब अगर कोई इस तरीके से ग्रेटिफिकेशन देने का प्रपोजल कर रहा है या देने को सहमत हो रहा है या उसका प्रयत्न भी कर रहा है, तो वो परितोषण देता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति परितोषण लेता है, अब जो ग्रेटिफिकेशन ले रहा है या स्वीकार करने के लिए अपनी कंसेंट दे रहा है, तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि वो ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 170 हमारा रिश्वत के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। और एक्सेप्शन ध्यान रखना है, पब्लिक पॉलिसी को इसके बाहर रखा गया है। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी कोई डिक्लेयर करता है तो वो रिश्वत के अंदर नहीं आएंगी। तो बस सेक्शन नंबर 169 भी आपका डेफिनेशन से ही डील करता है एंड 170 भी बता रहा है कि रिश्वत के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सेक्शन नंबर 171 क्या कहता है, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। अब असम्यक असर यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, है ना। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गलत असर अगर डालकर उससे वोट वगैरह लेने की कोशिश करता है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा करता है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 171 यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार को बिना रुकावट प्रयोग में स्वेच्छा बाधा करता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने इलेक्टोरल राइट का यूज़ कर रहा है और आप जानबूझ के उसमें रुकावट डालते हो, है ना, जानबूझ के कोई रुकावट डाल रहा है या रुकावट डालने की कोशिश करता है, कि वह किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है, ये कहा जाएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई व्यक्ति कब माना जाएगा कि वो इलेक्शन के टाइम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जब वो बिना रुकावट प्रयोग में स्वेच्छा बाधा डाल रहा है या बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी अभ्यर्थी को, कोई कैंडिडेट है, कोई वोटर, कोई व्यक्ति वोट डालने आया है, इस तरीके से अभ्यर्थी या मतदाता से हितबद्ध किसी तरह की क्षति की धमकी देता है। कोई व्यक्ति किसी कैंडिडेट से या किसी वोटर से हितबद्ध है ना, उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है, या किसी कैंडिडेट या वोटर को ये विश्वास करने के लिए उत्प्रेरणा दे रहा है कि देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का वो भाजन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब क्या है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा, मतलब जैसे अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको पाप लगेगा या आप नरक में जाओगे। तो इस तरीके का अगर कोई किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालता है, तो 3 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में। क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ जानबूझ के रुकावट डालना, रुकावट डालने की कोशिश करना, या कैंडिडेट या वोटर को या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने की धमकी, क्षति की धमकी, नुकसान पहुँचाने की धमकी देना, या किसी कैंडिडेट या वोटर को विश्वास कराने के लिए ये उत्प्रेरणा देना कि तुमने अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारे पे पाप चढ़ेगा या तुम नरक में जाओगे। उसे बोलते हैं देवीय अप्रसाद का भाजन हो जाना, परिनिंदा का भाजन हो जाना। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसको बोलेंगे कि उसने वोट में या उसने इलेक्शन के टाइम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला है, उसने असम्यक असर, गलत असर डालकर सामने वाले से वोट लिया है। तो ये अगर कोई करता है तो सेक्शन नंबर 171 के अंदर है ये। और यहाँ पे सिर्फ आप देखो, सिर्फ इस चीज़ों को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है। अभी तक हमने पनिशमेंट के सेक्शंस नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि असम्यक असर किसको कहेंगे, है ना, रिश्वत किसको कहेंगे, या कैंडिडेट किसको कहेंगे, या इलेक्टोरल राइट किसको कहेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है, अभी आगे जो है वो चीज़ के भी सेक्शंस आएंगे जो पनिशमेंट के हैं। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 172 ये बात कर रहा है निर्वाचनों में प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब वेश वगैरह कोई बदल कर, है ना, इलेक्शन के टाइम पे पर्सोनेशन की बात कर रहा है ये सेक्शन। जैसे फर्जी वोट देना, है ना, अक्सर लोग ऐसा होता है फर्जी वोट दे देते हैं, तो वो सेक्शन 172 इसी चीज़ की बात कर रहा है। तो सेक्शन 172 कहता है कि जो कोई किसी निर्वाचन में यानी किसी इलेक्शन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, मतलब वो व्यक्ति चाहे जिंदा हो या मरा हुआ हो, किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, कल्पित मतलब जो है ही नहीं, है ना, आपने कोई ऐसा नाम रखकर वोट डाल दिया जो इस नाम का व्यक्ति है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा करता है, आवेदन किया उसने या वोट डालता है या किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, तो वो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने निर्वाचन में प्रतिरूपण किया है, उसने पर्सोनेशन किया है, किसी व्यक्ति का वेश बदल कर यहाँ पे किसी ने वोट डाला है। कोई फर्जी वोट डाल देता है, होता है ना ऐसा बहुत बार, फर्जी वोट डाल दिया। तो अगर कोई फर्जी वोट डालेगा तो सिंपली ये जो सेक्शन है ये उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये सेक्शन लागू नहीं होगा जिसे किसी लॉ के द्वारा ही इलेक्शन के लिए मतदाता की तरफ से ऑथराइज़ किया गया है। तो अगर वोटर ने ही खुद कह दिया कि तुम मेरी तरफ से ऐसा कर दो
तो ठीक है, अदरवाइज इस सेक्शन के अंदर उसको पर्सोनेशन माना जाएगा। 172 के अंदर निर्वाचन में अगर कोई प्रतिरूपण करता है, अभी पनिशमेंट के सेक्शन नहीं पढ़े, अब पनिशमेंट के सेक्शन पढ़ेंगे आगे, बट चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई पर्सोनेशन करता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से वोट डालना, जो कोई और व्यक्ति है वो नहीं है, किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, है ना, आवेदन करना, मत देना यानी वोट डालना, या मतदान को दुष्प्रेरित करना। तो अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं तो वो प्रतिरूपण के अंदर आएगा। सेक्शन नंबर 173, ये सबसे पहले जो पनिशमेंट बताता है ये रिश्वत के लिए पनिशमेंट बताता है। कह रहा है कि अगर कोई रिश्वत का दंड है, यहाँ पे कहता है कि जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों के लिए दंडित होगा। अब अगर कोई व्यक्ति रिश्वत का अपराध करता है तो देखो डिफाइन तो इसको ऊपर किया गया था, किसमें, सेक्शन नंबर 170 में, और पनिशमेंट कहाँ है, सेक्शन नंबर 173 में। तो बीच के सेक्शंस में हमने सिर्फ थोड़ा सा समझा है उस चीज़ को, लेकिन इसका जो पनिशमेंट का सेक्शन है वो ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है कि सत्कार से रिश्वत में परितोषण, खाने पीने की चीज़ें, मनोरंजन, रसद आदि ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे रिश्वत के अंदर क्या क्या आ जाएंगी, रिश्वत के अंदर अगर सत्कार के रूप में किसी को रिश्वत दी जा रही है ना, रिश्वत को, तो उसके लिए यहाँ पर कितना दंड है, जुर्माना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, और सत्कार का मतलब रिश्वत का वो रूप है जिसमें किसी व्यक्ति को आप ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, मनोरंजन की चीज़ें दे रहे हैं, है ना, अम्यूज़मेंट की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी सत्कार के अंदर आ जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से ये चीज़ें देता है किसी को तो वहाँ उस पर जुर्माना लगेगा, वो केवल जुर्माने से दंडित होगा अगर कोई सत्कार के रूप में रिश्वत देता है। अदरवाइज रिश्वत के लिए पनिशमेंट कितनी है, 1 साल का या जुर्माना या दोनों। सेक्शन नंबर 174, ये इलेक्शन के टाइम पे कोई अगर गलत असर डाल रहा है, जो भी हमने ऊपर सेक्शन में पढ़ा था, है ना, कौन सा सेक्शन था, 171, या फिर कोई प्रतिरूपण, फर्जी वोट वगैरह डालता है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी आपको 174 में। ठीक, अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड है यहाँ पे 1 साल का या जुर्माना या दोनों। तो दोनों सेक्शन का दंड कहाँ है, 171 और 172, इन दोनों का पनिशमेंट कहाँ है, 174 में। ये ध्यान रखना है, दोनों सेक्शन की पनिशमेंट एक ही सेक्शन में डाल दी 174 में। पनिशमेंट ध्यान रखनी है, 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों। ठीक, केस लॉ देख लो, राजदेव वर्सेस गंगाधर का केस है और यहाँ पर 1964 का केस है ये। इस मामले में क्या होता है, एक कैंडिडेट यानी एक उम्मीदवार ने ये घोषणा की, ये डिक्लेयर किया कि वो भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि था और जो कोई उसके पक्ष में वोट नहीं देगा वो भगवान जगन्नाथ और हिंदू धर्म का पापी होगा। तो ऐसा उसने कहा वोट लेने के लिए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो अफवाह है वो अपराध की श्रेणी में आती है और वो व्यक्ति इस सेक्शन के अंदर लाइबल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसने गलत असर डाला। अभी हमने पढ़ा था ना कि देवी या प्रसाद का भाजन हो जाएगा, वो भी चीज़ आपकी गलत असर डालने के अंदर आएगी, है ना। वोट नहीं दोगे, अगर मेरे पक्ष में वोट नहीं दिया तो पाप चढ़ेगा या नर्क में जाओगे, तो इस तरीके से। तो इस केस में भी सेम वही चीज़ हुई है। उसने कहा है कि भगवान जो है उस व्यक्ति का, उसको पाप लगेगा, भगवान उसको पाप लगाएंगे अगर किसी ने मेरे पक्ष में वोट नहीं दिया। और व्यक्ति कौन था, एक कैंडिडेट था, वो खुद इलेक्शन में उठ रहा था। तो अगर किसी ने ऐसा किया तो सेक्शन नंबर 174 के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 175, 176 और 177। ये लास्ट के 3 सेक्शन हैं आज की वीडियो के। तो चलिए 175 सबसे पहले देखेंगे और इन 3 सेक्शंस को पढ़ के आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 175 कहता है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन करना। मिथ्या का मतलब होता है झूठा कथन करना। तो अगर कोई इलेक्शन के टाइम पर झूठी स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन कहता है कि जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से, यानी इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो उसको इफ़ेक्ट करना चाहता है सामने वाला, और उसको इफ़ेक्ट करने के ही इंटेंशन से वो किसी कैंडिडेट की जो पर्सनल कैरेक्टर होता है या जो उसका कंडक्ट होता है उसके संबंध में किसी फैक्ट की स्टेटमेंट देता है, और कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या उसको प्रकाशित करता है, उसको पब्लिश करता है जो झूठी है, या जिसका झूठा होना वो जानता है, उसको नॉलेज है कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कैंडिडेट के संबंध में ये बिल्कुल झूठी है, या उसके कैरेक्टर के बारे में या उसके कंडक्ट के बारे में उसको विश्वास भी है, तो वो यहाँ पे दंडित होगा फाइन से। उसको जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। सिर्फ जुर्माने हैं यहाँ पे, ऐसी कोई सज़ा नहीं है, है ना। कोई जेल वाली यहाँ पे सज़ा नहीं है, ना तो इम्प्रिजनमेंट है, ना ही कोई और साथ में सज़ा है। सिर्फ फाइन है यहाँ पे कि अगर कोई झूठी स्टेटमेंट देता है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक, किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ बोल दिया, है ना, कि ये तो फ्रॉड है, ये तो इसी तरीके से वोट अर्जित करते हैं, या और भी कुछ
उनके कंडक्ट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, पर्सनल कैरेक्टर, तो कुछ भी है ना, ऐसा अगर कोई झूठी स्टेटमेंट देता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, सिर्फ जुर्माने की। सेक्शन नंबर 176 कहता है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, यानी इलेक्शन के संबंध में कोई इलीगल पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो जो कोई किसी कैंडिडेट के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना, यानी रिटन में उसको ऑथोराइज नहीं किया गया है उस पर्सन को, बल्कि कैंडिडेट ने न तो उसे साधारण तरीके से ना ही विशेष तौर पर रिटन में ऑथराइज किया हो, उसके बिना ही वो ऐसे कैंडिडेट का निर्वाचन अग्रसर करने, मतलब उसके इलेक्शन को आगे बढ़ाने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उनको करने में, या किसी विज्ञापन जो पैम्फलेट्स वगैरह निकलते हैं या परिपत्र या प्रकाशन पर किसी भी अन्य ढंग से खर्च करता है या करने को किसी को ऑथराइज करता है तो वो 10,000 रुपये के जुर्माने से यहाँ पे दंडित होगा। ठीक, ए ने बी को ऑथराइज तो किया नहीं कि तुम मेरे लिए वो वोट की मांग करो या मेरे बारे में कुछ पेमेंट वगैरह करो या कोई पैम्फलेट छपवाओ या कुछ ऐसा करो या कोई पब्लिक मीटिंग करने में खर्च करो, ऐसा तो कुछ किया नहीं ए ने, है ना ही लिखित रूप में किया, ना उसको लिखित रूप में ऑथराइज़ किया, ना खास तौर पे उसको ऑथराइज़ किया, फिर भी वो ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे 10,000 रुपये की। तो अगर कोई इस तरीके का इलेक्शन के सिलसिले में कोई अवैध संदाय करता है, कोई इलीगल पेमेंट करता है, तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट है। सेक्शन नंबर 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अब इलेक्शन के दौरान जो अकाउंट्स मैनेज करने को कहा गया था, कोई व्यक्ति उसमें फेल हो गया, अब अकाउंट्स मैनेज करने में वो फेल हो गया तो उसके लिए सज़ा है 177 में। ठीक, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जो तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा कि वो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए खर्चों का लेखा रखे, पूरा अकाउंट्स रखे ना वो कि क्या क्या खर्च हुआ है, और ऐसा अकाउंट्स रखने में वो पर्सन फेल हो गया तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 5,000 रुपये जुर्माना। आप देख सकते हो कि ये जो तीनों सेक्शन है इनमें सिर्फ फ़ाइन की बात हो रही है, कहीं पे भी इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही है, फ़ाइन की बात हो रही है ओनली। ठीक, अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 176 में आपकी एक चीज़ छूट गई, सॉरी, मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक प्रोवाइज़ो और दिया गया है कि अगर कोई इलेक्शन के टाइम पर इलीगल पेमेंट करता है तो उसका एक प्रोवाइज़ो है जिसमें ये चीज़ लागू नहीं होगी। प्रोवाइज़ो कहता है, परंतु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने ऑथराइजेशन के बिना, मतलब उसको किसी ने प्राधिकार नहीं दिया, फिर भी उसके बिना वो कोई ऐसा खर्च करता है जो कुल मिलाकर 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 10,000 रुपये तक का उसने खर्च कर दिया, तो उस तारीख से जिस तारीख को ऐसा खर्च किया गया हो 10 दिन के अंदर उस कैंडिडेट की अगर वो लिखित परमिशन ले लेता है तो ये समझा जाएगा कि उसने ऐसे खर्च उस कैंडिडेट के प्राधिकार से किए हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए 10,000 रुपये तक खर्च कर दे जो एक कैंडिडेट है, और 10 दिन के अंदर अंदर जब उसने खर्च किया उसके 10 डेज़ के अंदर वो कैंडिडेट से परमिशन ले ले, रिटन में परमिशन ले ले कि मैंने जो भी खर्च किया है वो आपकी ऑथराइजेशन में किया है, तो माना जाएगा कि उसने उस लीगल अथॉरिटी से ही, उसको अथॉरिटी थी उसको खर्च करने की, उस पेमेंट को खर्च करने की, तो यहाँ पे ये माना जाएगा और वो व्यक्ति इस सेक्शन के अंदर फिर लायबल नहीं होगा जिसने खर्च किया। तो ये इसका एक एक्सेप्शन मान लो, प्रोवाइज़ो के अंदर इस सेक्शन में दिया गया है, ये छूट गया था अभी, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि वो जो खर्च है उसने प्राधिकार से किए, ये माना जाएगा, फिर वो 176 के अंदर लायबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट हुए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, 9 से 10 सेक्शंस यहाँ के इसमें दिए गए थे, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले भी था ये आईपीसी में, बट यहाँ पर अब जो हम इसमें बीएनएस में पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती है जब हम चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, तो है ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।